गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं कुलदीप बेरवाल, लेक्चरर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लाइव, डिस्ट्रिक्ट कैथल, आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम 11वीं कक्षा के बिजनेस स्टडीज के अंदर व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व और व्यवसायिक नीति शास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे कि व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होते हैं, उसके पक्ष और विपक्ष में हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम व्यवसायिक नीति शास्त्र का अर्थ भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यवसायिक नीति शास्त्र। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे। आज हम सीखेंगे सामाजिक उत्तरदायित्व की धारणा, मतलब उसका अर्थ क्या है, परिभाषा पढ़ेंगे। सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं और विरोध में क्या तर्क दिए जा सकते हैं, दोनों हम पढ़ेंगे। फिर व्यवसाय के समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति क्या उत्तरदायित्व बनता है वो हम जानेंगे। आज व्यवसाय एवं वातावरण संरक्षक नामक टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं हम, और व्यवसायिक नीति शास्त्र की धारणा यानी कि क्या अर्थ होता है इसका, उसके ऊपर भी आज हम चर्चा करेंगे। और अपने टॉपिक का, आज की ऑनलाइन क्लास का हम समापन करेंगे व्यावसायिक नीति शास्त्र के तत्वों के बारे में हम जानकर। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं सामाजिक उत्तरदायित्व की धारणा और परिभाषा के साथ में समझने का इसको प्रयास करते हैं। मिस्टर बोवेन क्या कह रहे हैं, व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का अभिप्राय उन नीतियों का अनुसरण करने, अनुसरण का मतलब होता है फॉलो करना, उन चीजों का पालन करना, उन निर्णयों को लेने तथा उन कार्यों को करने से है जो हमारे समाज के लक्ष्यों तथा मूल्यों की दृष्टि से वांछित हो। वांछित का मतलब जो होना चाहिए, तो वो सारी चीजें आ गई। उन सभी नीतियों का अनुसरण, उन फॉलो करने की बात कह रहे हैं, उन सभी नीतियों को निर्णय लेने से बात कर रहे हैं, कार्यों को करने से कह रहे हैं जिससे हमारे समाज का और सामाजिक मूल्यों का जो है वो भला होता हो। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार नई दिल्ली 1955 में भी इसी तरह की बात कही गई थी कि व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्वों का अर्थ होता है ग्राहकों, कर्मचारियों, अंशधारियों और समाज के प्रति उत्तरदायित्व से होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, समाज के विभिन्न अंगों के प्रति जो व्यवसाय के कर्तव्य हैं उनके बारे में जो है वो कहा जा रहा है। तो आज किसी व्यवसाय के मूल्यांकन का कोई पैमाना वह नहीं रहा जो आज से लगभग 50-60 साल पहले हुआ करता था। हम आज के समय की हम बात कर रहे हैं। उस समय उसी व्यवसायिक संस्था को अच्छा माना जाता था जो केवल अपने स्वामी के लिए ही अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर रही हो। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज के समय की अगर हम बात करें तो आज व्यवसाय का उत्तरदायित्व केवल अपने स्वामी तक ही, अपने स्वामी का मतलब जो व्यवसाय को चला रहा है उसी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने एक विस्तृत रूप धारण कर लिया है। व्यवसाय को अपने स्वामी के हितों की रक्षा करने के साथ साथ अन्य अनेक पक्षों की भी हितों की रक्षा करनी होती है। अन्य पक्षों में क्या आ जाते हैं हमारे, जैसे कि कर्मचारी, उपभोक्ता, पूर्तिकर्ता मतलब जो सामान जिससे हम ले रहे हैं, प्रतियोगी जिनके साथ हमारी प्रतियोगिता है व्यवसाय की, सरकार, समुदाय और विश्व इत्यादि को हम सम्मिलित कर लेते हैं। आज केवल उसी व्यवसाय को अच्छा माना जाने लगा है जो अपने स्वामी के हितों के साथ साथ ये जो मैंने अभी आपको पक्ष बताए, उपभोक्ता, कर्मचारी, पूर्तिकर्ता इत्यादि, इनके भी हितों का ध्यान रखता हो। व्यवसाय कि अपने स्वामी के साथ साथ इन सभी पक्षों की संतुष्टि की जिम्मेवारी को व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व अब हम कहते हैं। तो ये एक छोटा सा इसका अर्थ है, बड़ा आसान है, मतलब कि उन नीतियों का अनुसरण करे जिससे कि हर एक पक्ष का जो है वो जो वांछित है, मतलब जो होना चाहिए, उन सभी को वो करता हुआ नजर आए, तो हम उसको अच्छा व्यवसाय आज के समय में हम मानते हैं। चलिए अगला टॉपिक, सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है व्यवसाय समाज का ही एक अंग है। बिजनेस इज ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि व्यवसायिक संस्थाओं का निर्माण समाज से ही होता है, इसीलिए सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति इनका सकारात्मक रुख होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव दिखना चाहिए इनका। व्यवसाय समाज की ही एक उप पद्धति है, सब सिस्टम, और
एक उप पद्धति को मुख्य जो पद्धति है, मेन सिस्टम जो है, जो हमारा समाज होगा, उसकी भलाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। या फिर हम कहें व्यवसाय के लिए एक निर्णय केवल व्यवसाय के भलाई ही नहीं होना चाहिए, बल्कि अन्य उप पद्धतियां, जैसे कि समाज के कौन कौन से अंग हो सकते हैं हमारे, जैसे कि कर्मचारी हो गए, उपभोक्ता हो गए, प्रतियोगी हो गए, सरकार हो गई, इत्यादि इत्यादि, उन सब की भलाई के बारे में भी पूरा पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए, जिससे पूरे समाज का, यानी कि पूरे सिस्टम का, कंप्लीट सिस्टम का भला हो सके। जब एक उप पद्धति अन्य उप पद्धतियों के हितों की रक्षा के बारे में सोचने लगती है, तो दूसरे भी उसकी मदद करते हैं और अंततः सबका कल्याण संभव हो पाता है। तो कोई भी ऐसा निर्णय जो है वो नहीं लेना चाहिए जो कि सामाजिक निर्णयों के विरुद्ध नजर आता हो। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। सरकारी नियमों का बचाव, सरकारी नियमों से बचाव। यदि व्यवसाय द्वारा सामाजिक दायित्वों की कोई और ध्यान नहीं दिया जाता, तो व्यवसायिक पद्धति में सरकार को अधिक हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। अगर वो ध्यान नहीं देता सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति, तो सामाजिक जो वो सरकार जो है वो अधिक हस्तक्षेप करने लग जाती है, जिसका व्यवसाय की प्रगति पर विपरीत असर पड़ता है। अतः व्यवसाय को अधिक सरकारी हस्तक्षेप से बचने के लिए सामाजिक हित के कार्यों को हमेशा ही प्राथमिकता देनी चाहिए। फिर तीसरे पॉइंट पे हम चलते हैं, दीर्घ काल में व्यवसाय का हित। और व्यवसाय खोला भी दीर्घ काल के जाता है, कभी भी अल्पकाल के लिए तो व्यवसाय खोला ही नहीं जाता। व्यवसाय द्वारा आज निष्पादित किए गए सामाजिक दायित्व भविष्य में संस्था की सफलता को सुनिश्चित करेंगे। यह संभव है कि प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक दायित्व पूरा करने के लिए अधिक लागतें सहन करनी पड़े, यानी कि ज्यादा खर्चा उठाना पड़े, लेकिन संबंधित संस्था का भविष्य जो है वो इन संभावित लागतों करने से सुरक्षित हो जाता है भविष्य में। तो ये हमारे जो है वो 3 पॉइंट है जो सामाजिक उत्तरदायित्व के तर्क में हम जो है वो ले सकते हैं। फिर अगला पॉइंट हमारा आ जाता है जो है, हम इनके विरोध में भी हम तर्क ले लेते हैं एक बारी, किस प्रकार से विरोध में भी जो है वो कही जा सकती है बात, उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी अब चर्चा कर लेते हैं। उसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट आ जाता है व्यवसाय के उद्देश्य के खिलाफ। अब विरोध में तर्क के लिए हम क्यों इस प्रकार से कह रहे हैं कि प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व के विरोधियों का क्या कहना है कि व्यवसाय एक आर्थिक संस्था होती है, यानी कि जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, और धन अथवा लाभ ही एक व्यवसायिक संस्था की सफलता के मापदंड होने चाहिए। हमने ये पहले भी पढ़ा है कि मुख्य उद्देश्य तो लाभ कमाना होता है। प्रबंधक व्यवसाय के स्वामी का एक कर्मचारी होता है तथा कर्मचारी का दायित्व केवल अपने स्वामी के प्रति ही होता है। अतः इस विचार के अनुसार प्रबंधक अपने स्वामी के लिए धन कमाने की एक मशीन मात्र है। तो उसकी तर्क में जो है वो ये 3 पॉइंट हमारे हैं। सबसे पहला है व्यवसाय के उद्देश्य के खिलाफ। जिस प्रकार खेल के मैदान में खिलाड़ियों का मुख्य उद्देश्य खेल में विजय प्राप्त करना होता है, ठीक उसी प्रकार व्यवसाय का उद्देश्य अपने साधनों का उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। वहीं दूसरी ओर समाज और व्यवसायिक क्षेत्रों में एक प्रबंधक की पहचान भी अधिकतम लाभ अर्जित करने पर ही हो सकती है। तो एक तो ये हो गया, मुख्य उद्देश्य के खिलाफ हो गई ये बात। फिर कार्यप्रणाली में अकुशलता आती है। स्वयं के हित यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट के अतिरिक्त कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो लोगों से काम करवा सके। यदि व्यवसाय में स्वामी स्वयं के हित का विचार छोड़कर सामाजिक दायित्व की बात सोचने लगे तो पूरी कार्यप्रणाली अकुशल हो जाएगी। कहने का तात्पर्य, जब उन्हें इस बात का आभास होगा कि पूरा लाभ उन्हें नहीं मिलने वाला, तो व्यवसाय में उनकी रुचि कम हो जाएगी। अतः प्रबंधकों को केवल अपने स्वामी या फिर कहें तो अंशधारियों के हित में कार्य करना चाहिए, बल्कि वे स्वयं निर्धारित करेंगे कि उनकी संपत्तियों का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए। तो ये तर्क दिया है विरोधियों ने। फिर तीसरा, व्यवसायिक मूल्यों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन बिजनेस वैल्यूज। व्यवसाय का सामाजिक दायित्व नहीं होना चाहिए, वरना व्यवसायिक मूल्यों का सामाजिक मूल्य पर प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा, जो कि एक सुखद स्थिति नहीं है, मतलब वो सामाजिक मूल्य हावी हो जाएंगे। इसका अभिप्राय है कि जब व्यवसाय सामाजिक दायित्व के प्रति जागरूक है तो प्रारंभिक वर्षों में लोग उनसे इतने प्रभावित हो जाएंगे कि भविष्य में व्यवसाय समाज पर प्रभुत्व की स्थिति में आ जाएगा और
उस समय वह समाज की अवहेलना करके अनुचित लाभ कमाने का प्रयत्न करने लग सकता है। जब जब किसी बड़ी संस्था, चाहे वो धार्मिक हो, व्यवसायिक हो, सेना हो या कोई भी अन्य हो, ने समाज पर प्रभुत्व किया है, तब तब उसके परिणाम कभी अच्छे नहीं निकले हैं। यह विचार मिस्टर लेविट ने प्रस्तुत किया है कि व्यवसाय मूल्य पर जो है वो किस प्रकार से प्रभाव पड़ सकता है। तो ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो विरोध में तर्क दे रहे हैं कि व्यवसाय की उत्तरदायित्व वाली, सामाजिक उत्तरदायित्व वाली जो है वो भावना नहीं होनी चाहिए। अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। विभिन्न वर्गों के प्रति व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व। तो अब विभिन्न वर्गों के ऊपर देख लेते हैं किस किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले स्वामियों या फिर निवेशकों के प्रति। यदि एक व्यवसाय में प्रबंधक और स्वामी दोनों अलग अलग हों तो प्रबंधकों के अपने स्वामियों यानी कि अंशधारियों के प्रति अनेक उत्तरदायित्व होते हैं। जैसे कि उदाहरण से समझिए, पूंजी की सुरक्षा प्रदान करना, उचित लाभांश सुनिश्चित करना, लाभांश का समय पर भुगतान करना, सही लेखे प्रस्तुत करके संस्था की प्रगति से अवगत करवाना, विनियोजित पूंजी का सदुपयोग सुनिश्चित करना और विभिन्न प्रकार के अंशधारियों के साथ समान व्यवहार करना। तो ये स्वामियों के प्रति जो है वो व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है। फिर एक और वर्ग ले लेते हैं हम, कर्मचारियों के प्रति। कर्मचारी वर्ग उत्पादन का विवेकशील और संवेदनशील तत्व होता है, अतः इनकी भावनाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। यदि कर्मचारियों को संतुष्ट कर दिया जाए तो जो हमारा जो व्यवसाय है वो दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति करने लगता है। तो इनके प्रति क्या उत्तरदायित्व बनते हैं, जैसे कि उचित पारिश्रमिक देना, काम करने के लिए अच्छा वातावरण देना, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का आदर करना, लाभ में हिस्सेदारी देना, नौकरी की सुरक्षा प्रदान करना, प्रबंध में भागीदारी प्रदान करना, प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धतियों को लागू करना, मतलब जिससे उनको प्रेरणा मिले, श्रम समस्याओं का समय पर समाधान कर देना, कोई भी समस्या होने पर तुरंत समाधान करना, उनके शिक्षण प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करना ताकि उनके अंदर और ज़्यादा कुशलता आए, और पदोन्नति और विकास के अवसर भी जो कर्मचारियों को देने चाहिए। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो कर्मचारियों के प्रति व्यवसाय के जो है वो बनते हैं। फिर उपभोक्ताओं के प्रति जो है क्या बनता है, अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना। एक तो उपभोक्ताओं के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व ये बनता है व्यवसाय का। विज्ञापन में वास्तविकता को प्रकट करना, ना कि भ्रामक विज्ञापन दिखाना, वस्तुओं में मिलावट ना करना, विक्रय के बाद की सेवाएं जरूर प्रदान करना, मतलब सेल कर दिया उसके बाद अगर उपभोक्ता को कोई आवश्यकता पड़ती है तो वो भी उत्तरदायित्व बनता है। ग्राहकों की अभिरुचि के अनुसार वस्तुएं उपलब्ध करवाना, जैसे ग्राहक चाहता है वैसे ग्राहकों के निकटतम स्थान पर माल उपलब्ध करवाना, ये भी एक अच्छी चीज हो सकती है। ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करना, सभ्य व्यवहार करना, ग्राहकों को देवता समान मानना, शिकायतों का नम्रता पूर्वक समाधान करना और मुनाफाखोरी, जमाखोरी आदि असामाजिक प्रवृत्तियों से दूर रहना। तो ये व्यवसाय के उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व बनते हैं। फिर सरकार के प्रति क्या उत्तरदायित्व बनते हैं, सरकार द्वारा निर्धारित करों का ईमानदारी से भुगतान करना, जो भी सरकार ने टैक्स लगाए हैं वो ईमानदारी से समय समय पर देना, सरकारी नियमों का पालन करना, नए उद्योग लगाकर आर्थिक विकास में सरकार का सहयोग देना और अनुचित या उचित उपयोगों से सरकारी तंत्र का लाभ ना उठाना, मतलब कुछ ऐसा ना करें जिससे सिर्फ एक ही व्यवसाय को जो है वो सरकारी लाभ मिलता रहे और दूसरे को ना मिले। इस प्रकार की चीजें बचना चाहिए। फिर हमारा अगला पॉइंट आ जाता है समुदाय के प्रति क्या उत्तरदायित्व बनते हैं, रोजगार उपलब्ध करवाना, वातावरण को दूषित ना करना, जीवन स्तर को सुधारने में योगदान देना, धर्मशाला, चिकित्सालय, शिक्षण संस्थाओं आदि का निर्माण करके समाज कल्याण में भागीदारी बनना और असभ्य विज्ञापनों का सहारा कभी ना लेना। ये समुदाय के प्रति हमारा दायित्व बनता है। और विश्व या फिर सामान्य जनता के प्रति क्या बन जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति में सहयोग बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के नियमों का पालन करना, आर्थिक रूप से पिछड़े देशों के विकास में मदद करना, ईमानदारी से व्यापार करना और
मानवाधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। तो ये कुछ हमारे व्यवसाय के उत्तरदायित्व विषय या फिर सामान्य जनता के प्रति बनते हैं। तो हमने जो है वो इन 6 पक्षों के जो है वो विभिन्न जो है वो क्या उत्तरदायित्व बनते हैं उनके बारे में अभी हमने जाना है। अगले पॉइंट पर चलते हैं हम, व्यवसाय एवं वातावरण संरक्षण। तो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। सबसे पहला, वातावरण संरक्षण का अर्थ क्या होता है। वातावरण संरक्षण का अभिप्राय वातावरण को वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और शोर प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन, इससे स्वतंत्र रखना होता है। पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी को स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता होती है, इसीलिए वातावरण का संरक्षण किया जाना बहुत ही जरूरी होता है। फिर इसी के पक्ष में और पॉइंट क्या आते हैं, वातावरण को व्यवसाय से क्या खतरा हो सकता है। वातावरण संरक्षण की बात को व्यवसाय के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। वातावरण संरक्षण को व्यवसाय के साथ जोड़ना बिल्कुल उचित प्रतीत होता है, क्योंकि वातावरण को प्रदूषित करने में सबसे अधिक योगदान व्यवसाय का ही रहा है। व्यवसाय प्रदूषण के दृष्टिकोण से व्यवसायिक इकाइयां 3 प्रकार की हो सकती हैं। कुछ अधिक धुआं छोड़ती हैं, कुछ जल को गंदा करती हैं, कुछ अधिक शोर शराबा करती हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास। इसके अतिरिक्त कुछ व्यवसायिक इकाइयां ऐसी भी होती हैं जो एक समय पर एक से अधिक प्रदूषण फैलाती हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि व्यवसाय वातावरण को व्यवसाय से खतरा है। हमने आसपास देखा है विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां हैं जो धुआं छोड़ रही हैं या बहुत ज़्यादा शोर कर रही हैं, या केमिकल्स वगैरह जो है वो पानी में जा रहा है, उनका रफ मटेरियल। तो ये कुछ प्रदूषण में जो है वो व्यवसाय जो है वो खतरा पैदा करता है। फिर अगला पॉइंट इसे में ले लेते हैं, व्यावसायिक प्रदूषण के प्रकार कितने हो सकते हैं। तो साधारणतः हमारे जो है वो व्यावसायिक प्रदूषण में 3 प्रकार होते हैं। वायु प्रदूषण, जैसे कि कोयले से उत्पन्न धुआं जो है वायु प्रदूषित करता है। कई इकाइयां जो है वो रसायनों का प्रयोग करती हैं जिससे जहरीली गैसें उत्पन्न होती हैं जो वन्य प्राणियों के लिए खूब हानिकारक होती हैं। फिर जल प्रदूषण भी होता है, जैसे कि नदियों के जल में कारखाने जो है वो गंदे पदार्थ आदि डाल देते हैं। फिर कुछ कारखाने जो हैं वो गंदे जल को नदियों के साफ पानी में डालकर जो है वो मतलब कुछ तो नालों से नदियों में पहुंचा रहे हैं, कुछ डायरेक्ट नदियों में डाल रहे हैं, जिससे वो पानी पीने से पशु पक्षी या फिर हमारे पास जो पीने का पानी आता है उससे बीमारियां जो हैं वो फैलने का खतरा रहता है। फिर एक आता है हमारा नॉइज पॉल्यूशन, शोर प्रदूषण। बहुत से कारखाने बहुत शोर उत्पन्न करते हैं। अधिक शोर के कारखाने वाले जो हैं वो अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि बहरापन हो गया या फिर हमारा हिंसात्मक व्यवहार हो गया, मानसिक संतुलन खोने का जो है खतरा रहता है। तो ये हमारे कुछ प्रदूषण के प्रकार हैं। अब समस्या का समाधान किस प्रकार से हो, क्योंकि वातावरण को प्रदूषित करने में सबसे अधिक योगदान व्यवसाय का ही होता है, इसीलिए व्यवसाय का ही सबसे अधिक दायित्व बनता है कि वह इस समस्या का हल करे। वैसे भी व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व है कि वह वातावरण को गंदा होने से बचाए। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जहरीली गैसें व धुओं को वैज्ञानिक ढंग से रोका जाना चाहिए। जल प्रदूषण को रोकने के लिए गंदे पदार्थों को पानी में ना फेंका जाए और गंदे पानी को साफ करके ही नदियों में डाला जाए, यानी कि जो जल को जो है वो सही करने के जो टेक्निक्स हैं वो प्लांट वगैरह हमें लगाने चाहिए वाटर सोल्यूशन करके। इसी प्रकार शोर इत्यादि को कम करने के लिए फैक्ट्रीज में जो है वो शोर प्रदूषण के रोक लगाने के यंत्र लगाने चाहिए। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार के द्वारा भी समय समय पर कई प्रकार के अधिनियम पास किए गए हैं। इन अधिनियमों के अधीन ही 1992 में कानपुर में पवित्र गंगा को दूषित करने वाले अनेक कारखानों को बंद कर दिया गया था। इसी प्रकार 1993 में ताजमहल के आसपास स्थित अनेक कारखाने बंद कर दिए गए थे, क्योंकि इससे ताजमहल की सुंदरता को खतरा पैदा होने लग गया था। तो ये था व्यवसाय एवं वातावरण संरक्षण टॉपिक, छोटा सा था। अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं, व्यवसायिक नीति शास्त्र, बिजनेस एथिक्स। तो हमेशा की तरह डेफिनेशन से समझते हैं पहले। व्हीलर महोदय क्या कह रहे हैं, व्यवसायिक नीति शास्त्र एक प्रकार की कला एवं विज्ञान है जो समाज एवं व्यवसाय के पृथक पृथक यानी अलग अलग समूहों व संस्थाओं के साथ उचित शांतिपूर्ण व्यवहार संबंध बनाए रखने और व्यावसायिक व्यवहारों के औचित्य अनौचित्य द्वारा नैतिक उत्तरदायित्व को मान्यता देने से संबंध रखता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ,
इसका अभिप्राय होगा समाज द्वारा निर्धारित नैतिक सिद्धांतों से है जो कि व्यवसाय की गतिविधियों को दिशा प्रदान करता है। नीति शास्त्र का अर्थ क्या होता है? जीवन में अपनाए जाने वाले आदर्शों से होता है। आदर्श वे मान्यताएं होती हैं जो एक व्यक्ति को ईमानदारी से काम करने के लिए हमेशा ही प्रेरित करती रहती हैं। या फिर हम कहें कि जब कोई काम करते समय हम यह सोचते हैं कि सार्वजनिक हित में क्या गलत है और क्या ठीक है, तो कहा जाएगा कि हम नीति शास्त्र का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब जब हम ये सोचने लग जाएं कि समाज के हित में ये काम रहेगा या नहीं रहेगा, तो फिर हम नीति शास्त्र का पालन कर रहे हैं। नीति शास्त्र विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हो सकता है, जैसे कि हमारा मेडिकल फील्ड हो गया, या फिर कानून वाला फील्ड हो गया, या फिर बिजनेस वाला फील्ड हो गया। व्यवसायिक नीति शास्त्र से अभिप्राय क्या हो गया? फिर व्यवसाय के क्षेत्र में अपनाए जाने वाले आदर्शों से हो गया। व्यवसाय के संबंध में आदर्शों का अर्थ व्यवसाय द्वारा सभी पक्षकार, जो अभी हमने पढ़े, अंशधारी, ग्राहक, पूर्तिकर्ता, प्रतियोगी, समाज, सरकार इत्यादि के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेवारी को पूरा करने से होगा। या फिर हम और थोड़ा सा उदाहरण लेकर अगर समझने का इसी को प्रयास करें, तो जैसे अंशधारियों को विनियोग पर पर्याप्त प्रतिफल देना, मतलब जितना उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उनको उचित मात्रा में लाभांश देना। ग्राहकों को उचित मूल्य पर अच्छी क्वालिटी का माल उपलब्ध करवाना, ये भी व्यवसायिक नीति शास्त्र में आता है। ठीक है, ये कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। पूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान कर देना, जिनसे हमने माल लिया है उनको समय पर उनकी पेमेंट करना। प्रतियोगिताओं को जो है वो स्वस्थ प्रतियोगिता में जो है वो भागीदारी करना। समाज के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना, वातावरण को दूषित होने से बचाना, सरकारी अधिनियमों का पालन करके सरकार की सहायता करना। जैसे सरकार की सहायता कैसे होती है? जैसे कि कर की चोरी ना करना और कर का समय पर भुगतान कर देना। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिससे हम व्यवसायिक नीति शास्त्र को आसानी से समझ सकते हैं। तो व्यवसायिक नीति शास्त्र का इशारा व्यवसायिक दायित्व की ओर है। चलिए आगे चलते हैं, और हमारा आज का आखिरी टॉपिक व्यवसायिक नीति शास्त्र के तत्व। सबसे पहले स्वतः भारित अनुशासन। व्यवसायिक नीति शास्त्र का पहला तत्व स्वतः भारित अनुशासन पैदा होता है, यानी कि स्वयं को अनुशासित करना। अनुशासन के लिए किसी को कहा नहीं जाता, बल्कि नीति शास्त्र को मानने वाले लोग स्वतः ही स्वयं ही अनुशासित होते हैं। फिर दूसरा, ईमानदारी, ऑनेस्टी। व्यवसायिक नीति शास्त्र एक व्यवसायी के ईमानदार होने पर जोर देता है। अर्थात व्यवसायिक नीति शास्त्र की यह मान्यता है कि प्रत्येक व्यवसायी सभी संबंधित पक्षकारों के साथ पूरी ईमानदारी से व्यवहार करे। सभी पक्ष कौन कौन से हो गए, ये हमने जो है वो काफी बार पढ़ लिया। अंशधारी हो गए, ग्राहक, पूर्तिकर्ता, प्रतियोगी, समाज, सरकार इत्यादि, ये सभी के सभी हमारे पक्षकार हैं। फिर आ जाता है हमारा समता, इक्विटी। व्यवसायिक नीति शास्त्र में समता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अनुसार व्यवसाय में सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, अर्थात अमीर, गरीब, जाति, धर्म इत्यादि का किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं किया जाना चाहिए। फिर मार्गदर्शन शक्ति, मार्गदर्शक। नीति शास्त्र में लोगों की भलाई पर जोर दिया जाता है, ऐसा हमने पूरे चैप्टर में अभी हम पढ़ा, तथा कानून लोगों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं। अतः नीति शास्त्र कानून बनाते समय मार्गदर्शन का कार्य करता है। फिर आ जाता है हमारा सहायक प्रवृत्ति, हमारा आखिरी पॉइंट। व्यवसाय में उन लोगों व संस्थाओं की सहायता करनी चाहिए जिनको वास्तव में सहायता की जरूरत हो। अतः व्यवसायिक नीति शास्त्र हमेशा सहायक प्रवृत्ति पर जोर देता है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की ऑनलाइन क्लास, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यवसायिक नीति शास्त्र। तो बच्चों, कैसी रही आज की ऑनलाइन क्लास? उम्मीद करता हूं आप सबने ध्यान से सुना होगा और अच्छे से समझ पाए होंगे। आज हमने व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में जाना, साथ ही साथ व्यवसाय संरक्षण और
उसके पक्ष और विपक्ष में भी आज हमने चर्चा की। आज हमने व्यवसाय के जो सामाजिक उत्तरदायित्व बनते हैं उनके विभिन्न जो पक्ष होते हैं, जैसे कि अंशधारी, समाज, सरकार, पूर्तिकर्ता इत्यादि, उनके बारे में भी आज हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूं आप सबने ध्यान से सुना होगा और अच्छे से समझ पाए होंगे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद।